बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज जो हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2.16 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये 2.16 शॉर्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है। हॉरिजेंटल फोर्स F इज़ अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट P ऑफ mass M at rest on the smooth plane inclined at an angle theta to the horizontal as shown in figure। एक फिगर बनाई हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में और उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट इज़। अब इसमें 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपसे, और आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ठीक है। एफ कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, एम जी टेन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। मतलब इन 5 कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट ठीक होगा, कौन सी फोर्स ठीक होगी, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक डायग्राम को समझना होगा, तो चलते हैं हम उसको समझने की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। फ़र्ज़ करें ये एंगल थीटा है, और इस पॉइंट पी पे, ये यहाँ पे एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पी पे फोर्स लग रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहले देखेंगे वेट किस डायरेक्शन में है। आपको पता है वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका वेट जो है ये बना लेंगे, ये इसका mg आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम लोगों ने इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर मैं आपको किसी और कलर में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो ब्लैक कलर में करते हैं। तो ये इस तरह से हम इस पे ये ब्लैक कलर में परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स एक ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। ये एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस लाइन इंक्लाइंड लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये जो एंगल बना स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या बना हमारे पास, थीटा बन गया। ठीक है। अच्छा, अब ये थीटा कैसे बना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ये 2 लाइंस हैं। 2 लाइंस के दरमियान में जितना एंगल होता है उतना ही एंगल उन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर के दरमियान भी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अलग से आपको बता रही हूँ कि इस सरफेस के ऊपर ये वाला जो डॉटेड लाइन में बनाया है ये इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये वाला यहाँ पे ये वाला जो मैंने बनाया है स्टूडेंट्स वेट का कंपोनेंट, ये इस वाली लाइन के ऊपर, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर के दरमियान भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, जो कि इसके दरमियान में है, इन दोनों लाइंस के दरमियान। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये मैथ्स का एक थ्योरम है, ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर 2 लाइंस के दरमियान का एंगल थीटा है तो उनके दरमियान जो उनके ऊपर बनाए गए जो परपेंडिकुलर्स हैं इस लाइन के ऊपर, ये इस पिंक लाइन को अगर मैं डॉटेड लाइंस में एक्सटेंड कर लूँ तो ये हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे जो लाइन बन रही है, एक्स एक्सिस बन रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है mg, और ये वाला जो डॉटेड लाइन है ब्लैक कलर की ये परपेंडिकुलर है इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। तो इन दोनों परपेंडिकुलर के दरमियान में जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो ये हम स्टूडेंट्स इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट कंपोनेंट आएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं mg कॉज ऑफ थीटा। आपको पता है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉज ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा mg साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है, आपकी बुक में जो डायग्राम में फोर्स अप्लाई की जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन मैं आपको दिखा दूं, वो ग्रीन कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्स है, ये इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है। ये देखेंगे मैंने इसको ग्रीन कलर से जो है इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फोर्स की डायरेक्शन है जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसी को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ राइट हैंड साइड पे भी, तो एक्सटेंड करने के बाद स्टूडेंट्स ये लाइन जो है ये इस तरह से बन जाएगी आपके पास, ये इस तरह से। तो अब जो
इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल था वही इसके दरमियान में, ये हॉरिजेंटल लाइन और इसके दरमियान में एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये जो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसको हम लोग नाम देंगे एफ कॉज ऑफ थीटा। आपको पता है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉज ऑफ थीटा होता है और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। हेड टू टेल रूल हमेशा किस तरह से बनाया जाता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर एफ है, तो इसकी अगर ये आपके पास एफ कॉज ऑफ थीटा होगा, ये इसकी एफ कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन होगी, और ये आपके पास जो डायरेक्शन होगी ये होगी एफ साइन ऑफ थीटा। इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ये हेड टू टेल रूल बताता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने जी ये फोर्स को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब आप गौर करें तो सवाल आपसे पूछा गया है कि हम अप इंक्लाइंड प्लेन की अप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट्स जो हैं वो अमल में आ रहे हैं। एक तो वेट का कंपोनेंट है जो बिल्कुल इंक्लाइंड की डायरेक्शन में है, वो कौन सा है, एम जी साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बना रहे हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग करके ये है एम जी साइन ऑफ थीटा, और इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है एफ कॉज ऑफ थीटा। अब अगर स्टूडेंट्स हमने जाना होता डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम यहाँ पे लिखते एम जी साइन ऑफ थीटा को हम पहले लिखते, माइनस एफ कॉज ऑफ थीटा को बाद में लिखते। लेकिन स्टूडेंट्स, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन की अप डायरेक्शन में जाना है, तो हम स्टूडेंट्स ये नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले कंपोनेंट को पहले लिखेंगे, यानी एफ कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास जो वेट और फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में आ रहे हैं वो दो हैं, एक एफ कॉज ऑफ थीटा है और एक एम जी साइन ऑफ थीटा है। तो अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है इंक्लाइंड प्लेन के साथ तो हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा बड़ा कंपोनेंट होगा और एम जी साइन ऑफ थीटा छोटा कंपोनेंट होगा, क्योंकि नेट फोर्स हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर इसकी जगह पे आपसे सवाल बदल के पूछ लिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपने डाउन डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आप एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ कॉज ऑफ थीटा लिखेंगे। तो ऐसा आप लोगों से कहा नहीं गया, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अप डायरेक्शन में जाना है, तो ये आपके पास जो है एक्चुअल रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको समझना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ आई होगी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन है बाय रिजॉल्विंग फोर्स एंड वेट इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसकी दो कंपोनेंट्स इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक एफ कॉज ऑफ थीटा अप डायरेक्शन में और एक एम जी साइन ऑफ थीटा वेट का जो कंपोनेंट है एफ एम जी साइन ऑफ थीटा वो डाउन डायरेक्शन में इंक्लाइंड सतह के ऊपर। तो इंक्लाइंड सतह के ऊपर हम चूंकि अप जाना चाहते हैं तो एफ कॉज ऑफ थीटा को पहले लिखेंगे, माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एम जी साइन ऑफ थीटा आ रहा है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट अप फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो अब स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ A1 एंड A2 आर रिवर्स्ड। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि A1 और A2 दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो दोनों के कंपोनेंट्स को हम रिवर्स कर लें, सारे के सारे कंपोनेंट्स को, अगर दो कंपोनेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं उनको रिवर्स कर लें, तो हाउ वुड दिस आल्टर। तो A1 क्रॉस A2 जो हमारे पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, वो किस तरह से चेंज होगा, ये अब हमने डिस्कस करना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेक्टर है A1 वेक्टर और ये हमारे पास है A2 वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं हमारे पास। दोनों वेक्टर्स की टेल्स को जोड़ें तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास A1
क्रॉस A2, जैसा कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट्स पहले आप मेरे चैनल पे जाके इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें, तो ये आसानी से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपसे कहा गया है कि A1 क्रॉस A2 आपके पास ये डायरेक्शन आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर हम A1 के भी कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें और A2 के भी कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें, तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली क्या करना है, इस डायग्राम में A1 के कंपोनेंट्स को रिवर्स करना है। आपको पता है ये A2 का कंपोनेंट है, मैं इसको पिंक कलर से आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है A2 की डायरेक्शन, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जो है वो A2 की आ जाएगी। इसी तरह से A1 की जो डायरेक्शन आएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये हमने बना लिया स्टूडेंट्स A1 क्रॉस A2 की नेगेटिव डायरेक्शंस, यानी A1 का नेगेटिव ये आ जाएगा -A1, और इसी तरह से A2 का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये आ जाएगा आपके पास -A2, और इनके दरमियान में फिर से एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास A1 को A2 की तरफ आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हुए घुमाएं। तो स्टूडेंट्स ये हमने राइट हैंड रूल जब अप्लाई करते हैं तो हम अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं टू इन द डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करें तो आपका जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ A1 क्रॉस A2। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन बन जाएगी अपवर्ड। अब अगर इसी तरह से आप इस केस में देखें तो इस केस में भी आपके पास A1 को A2 की तरफ घुमाएं, यानी आप अपना राइट हैंड लें और राइट हैंड की फिंगर्स को आप लोग स्टूडेंट्स घुमाएं A1 से A2 की तरफ, तो थंब फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि -A1 क्रॉस -A2 इसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी जो A1 क्रॉस A2 की थी, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बना के समझा दिया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर लिखा हुआ है इट वुड नॉट आल्टर इन दिस केस। इस केस में ये A1 क्रॉस A2 या -A1 क्रॉस -A2 चेंज नहीं होंगे। तो ये डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि अगर आप A1 को A2 की तरफ घुमाएं तो भी आपके पास A1 क्रॉस A2 की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, और -A1 और -A2 की तरफ घुमाएं -A1 को, तब भी आपके पास डायरेक्शन -A1 क्रॉस -A2 अपवर्ड डायरेक्शन ही होगी। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या रहेगी, आपके पास सेम होने की वजह से A1 क्रॉस A2 और -A1 क्रॉस -A2 दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको समझाई थी। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी थ्योरी क्या है, वी नो दैट बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ A1 क्रॉस A2 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A1 एंड A2। A1 और A2 के प्लेन के परपेंडिकुलर A1 क्रॉस A2 की डायरेक्शन होगी इफ कंपोनेंट्स ऑफ A1 A2 आर रिवर्स्ड। अगर आप A1 और A2 दोनों के कंपोनेंट्स रिवर्स कर दें, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, देन -A1 क्रॉस -A2 जो है वो फिर से आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर फिर से क्या आ जाएगा, A1 क्रॉस A2 रिमेन्स द सेम, दैट इज डायरेक्शन इज अगेन अपवर्ड। डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आपको राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में समझ आ जाए तो आप इजीली ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो आपने 3 कंडीशंस बतानी हैं जिसमें A1 क्रॉस A2 जो है वो नल वेक्टर के बराबर आए। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आपने समझा पढ़ा हुआ है A1 क्रॉस A2 यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपके पास दरअसल किसके बराबर आता है, A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड और साथ साइन ऑफ
ऑफ थीटा और साथ आ जाएगा डायरेक्शन के लिए n यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के बराबर आता है। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b के बराबर पढ़ा हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, a की जगह a1 लिख दिया है और b की जगह पे a2 लिख दिया है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है कि 3 डिफरेंट शराइत बताएं जिसके मुताबिक a1 क्रॉस a2 0 हो सकता हो। तो उसमें स्टूडेंट्स याद रखें, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। तो इसमें या तो आपके पास a1 0 हो जाए, क्या हो जाए आपके पास a1 0 यानी नल वेक्टर के बराबर हो जाए, तब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर। और अगर आपके पास दूसरा है a2 भी क्या हो जाए आपके पास नल वेक्टर हो जाए, तो दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है या तो a1 नल वेक्टर के बराबर हो जाए, सेकंड कंडीशन है या तो आपके पास a2 नल वेक्टर के बराबर हो जाए, और स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन आपके पास क्या होगी कि a1 और a2 जो हैं ये आपस में कौन सा एंगल बनाएं, ये या तो आपस में पैरेलल हो जाएं या फिर एंटी पैरेलल हो जाएं। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, नल वेक्टर के बराबर। पैरेलल होंगे तो थीटा आपके पास 0 डिग्री आ जाएगा, और एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा आपके पास स्टूडेंट्स 180 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख लें, साइन ऑफ 0 डिग्री हो या साइन ऑफ 180 डिग्री हो, दोनों की वैल्यू 0 आती है। तो इस तरह से आपके पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 या नल वेक्टर हो सकता है। चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इफ़ a1 एंड a2 आर 2 वेक्टर्स देन a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू a1 a2 साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू नल वेक्टर इफ़। और इसकी 3 कंडीशंस हैं, या तो a1 नल वेक्टर हो जाए या फिर a2 नल वेक्टर हो जाए। दूसरा है a1 और a2 दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, यानी थीटा 0 डिग्री हो जाए और साइन ऑफ 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और तीसरी कंडीशन है a1 एंड a2 एंटी पैरेलल हो जाएं, यानी थीटा आपके पास 180 डिग्री हो जाए। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नाइदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। यानी कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ना तो वो मूव कर रही है ना ही वो रोटेट कर रही है। तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये याद रखें, कोई भी बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में होती है तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है जब कोई बॉडी रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो दोनों कंडीशंस में बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है बॉडी मूव भी ना करे और रोटेट भी ना करे। तो मैं अभी कह रही हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो बॉडीज मूव करती हैं वो क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मूविंग का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना भी हो सकता है, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नहीं हो सकती। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी में मूव और रोटेट विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, इफ कोप्लेनर forces acting on a body from closed polygon form a closed polygon, then body is said to be in equilibrium। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी बॉडी है उस पे कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो क्लोज पॉलीगॉन बना रही हैं। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें ये आपके पास जो है वो एक एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है ये बी वेक्टर है और तीसरा वेक्टर जो है ये सी वेक्टर है आपके पास। तो तीनों का अगर आप सम करें तो चूंकि ये क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जगह ही नहीं बच रही। तो इसमें आप देख लें
इसमें स्टूडेंट्स आप देखें तो ये आपके पास ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से जुड़ रहा है और बी वेक्टर का हेड जो है वो सी वेक्टर की टेल से जुड़ रहा है। सी वेक्टर का हेड फिर ए की टेल से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो दरअसल किसके बराबर आएगा, नल वेक्टर के बराबर, यानी इनका सम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अगर फर्ज करें ये ए वेक्टर जो है कोई फोर्स है F1, ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है, तो स्टूडेंट्स ये फोर्सेस जो हैं इन तमाम फोर्सेस का सम F1 का प्लस F2 प्लस F3, तमाम फोर्सेस का सम आपके पास किसके बराबर आ रहा है, नल वेक्टर के। तो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ये जो दूसरी स्टेटमेंट बताई है कि कोप्लेनर फोर्सेस थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कोप्लेनर फोर्सेस हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन में लाई करें। तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही हैं, इस वजह से हम कहेंगे ये तीनों फोर्सेस F1, F2 और F3, ये तीनों फोर्सेस स्टूडेंट्स क्या हैं, ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। तो ये कोप्लेनर फोर्सेस स्टूडेंट्स क्या बना रही हैं, क्लोज्ड पॉलीगॉन। इस वजह से इनका सम जो है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और यही बात इसमें बताई जा रही है, इन दिस केस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड एंड बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर है जिसको सस्पेंड किया गया है एक दीवार के साथ 2 रस्सियों के ज़रिए से, और शोन बाय द डायग्राम कन्फिगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। तो कौन सी कन्फिगरेशन ऐसी होगी जब इन दोनों रस्सियों में जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर है। तो स्टूडेंट्स ये हम यहाँ पे एक पिक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है और इस पिक्चर की ये 2 रस्सियाँ हैं। इन 2 रस्सियों से हमने एक पिक्चर जो है इसको हैंग किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक पिक्चर है। ये वाली स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास एक पिक्चर। तो पिक्चर को हमने हैंग किया हुआ है, ये इसकी रस्सियाँ हैं और ये यहाँ पे कील लगी हुई है। इस जगह पे क्या लगी हुई है, एक कील। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये आपके पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये भी टेंशन की फोर्स है और ये भी आपके पास क्या है, टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेंशन जो है ये अब आपने क्या करना है, टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। अगर फ़र्ज़ करें ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। तो आपने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा टी कॉज ऑफ थीटा और ये आपके पास आ जाएगा टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा अब दूसरे कंपोनेंट्स की हम तरफ चलते हैं। तो दूसरे कंपोनेंट्स में हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास भी इसका कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉज ऑफ थीटा और ये जो इसका अपवर्ड कंपोनेंट आएगा ये भी क्या बन जाएगा, टी साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है 2 कंपोनेंट्स होंगे आपके पास टेंशन के, एक तो टी कॉज ऑफ थीटा होगा और दूसरा क्या होगा, टी साइन ऑफ थीटा। 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स इस केस में। तो अब हमने देखना है कि हम यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और वो क्या हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में हैं। तो आप देखें एक्स डायरेक्शन में एक तो है टी कॉज ऑफ थीटा ये और दूसरा टी कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन ये है। तो आप देखें ये आ जाएगा टी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और माइनस टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इस वजह से आपके पास ये आ जाएगा टी कॉज ऑफ थीटा
इज इक्वल टू टी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से तो हमने टेंशन नहीं फाइंड कर पाए। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, टी साइन ऑफ थीटा प्लस टी साइन ऑफ थीटा। ये दो आपके पास दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरा इस पिक्चर का वेट है जो कि इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसको देखते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स होने की वजह से अब हम इसको लिखेंगे टी साइन ऑफ थीटा, टी साइन ऑफ थीटा प्लस टी साइन ऑफ थीटा माइनस W इज़ इक्वल टू 0। इसको खोल के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी साइन ऑफ थीटा प्लस टी साइन ऑफ थीटा माइनस W इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2t साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू W जो है ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से जो है वो 2 और साइन थीटा जो है इसको हम इधर जाके डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या आप यूँ कह लें कि दोनों साइड पे 2 साइन थीटा से मैं डिवाइड कर दूँ। तो ये मैंने 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे। तो ये 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो टेंशन आपके पास किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी आपके पास W डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये मिनिमम जो हमने टेंशन है इस केस में वो फाइंड आउट कर ली है। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास टी साइन ऑफ थीटा जो है वो दरअसल टी किसके बराबर आया था, W डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा 90 डिग्री लिखें तो आपके पास टी जो है वो आ जाएगा W डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 90 डिग्री। और साइन ऑफ 90 स्टूडेंट्स हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे T इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम टेंशन जो है जब एंगल मैक्सिमम होगा यानी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस वक्त आपके पास टेंशन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये इसका आंसर था। अब हम लास्ट स्टूडेंट इस शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको। तो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या कोई बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट कर सकती है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। तो इसको समझने के लिए हम अभी देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जी स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये एक जो है ना बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और ये इसका सेंटर है। ये इसका सेंटर भी कह सकते हैं और इसका पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यही पॉइंट होगा और ये इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आपको पता है ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। तो पिवट पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है और आप देखें तो वेट जो है इस पिवट पॉइंट से पास कर रहा है, वेट का लाइन ऑफ एक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब टॉर्क का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास करता है उस वक्त आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है, क्योंकि इस केस में मोमेंट आर्म आपके पास क्या हो जाता है, 0। और आपने पढ़ा हुआ है टॉ इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय F। तो जब L भी 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय F तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर का। तो ये था हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।